नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत हैं। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। अब अभिलेख देखिए। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुज्जर्रा, निट्टूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिले हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब देखिए सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के सोना, चांदी, तांबा और सीसा धातु के बनते थे। आहत या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा कहते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थीं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। मूर्तियाँ प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। स्मारक एवं भवन उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्राविड़ शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिर वेसर शैली में हैं। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता तथा शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत देखिए। साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ए धार्मिक साहित्य, बी लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य वेद देखिए। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला व 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। यजुर्वेद यजु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है यज्ञ।
इसमें यज्ञ की विधियों, विधानों व नियमों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को आध्वर्य कहलाता है। यह कर्मकांड प्रधान है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुक्ता यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुक्ता सूर की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। यह संख्या में कुल 7 हैं। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उपनिषद कहलाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। यह कुल संख्या में 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। वेदांग इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। ए श्रौत सूत्र, बी ग्रह सूत्र, सी धर्म सूत्र। महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। पहला महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें पहले 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। अंत में 1 लाख श्लोक हो जाने के कारण इसे महाभारत कहा जाने लगा। दूसरा रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए, पर अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है। ब्राह्मणेतर साहित्य, ए बौद्ध साहित्य, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जातक कथाएं हैं। इनकी संख्या 550 है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन आगमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। अब देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों पर वर्णन किया गया है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डायोमेकस तथा डायोनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसने इंडिका पुस्तक की रचना की। चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फायान ह्वेनसांग व इत्सिंग हैं।
फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। इसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। अरबी लेखकों में अल-बिरूनी प्रसिद्ध हैं। उसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद व किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज का वर्णन किया। फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी। अब मुख्य बिंदु देखिए, पतंजलि ने महाभाष्य तथा शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी। कलहड़ ने राजतरंगिणी लिखी। हर्ष सहित बाणभट्ट की रचना है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में लिखे गए। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के शासनकाल में। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल में, उसमें शासक था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल में। व भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में लिखे गए। जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।